बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अब ये वर्म इन्फेस्टेशंस वाली आगे की बना दें। असल में मैं इसमें इनकी वीडियोस बनाते हुए यही सोच रही होती हूँ कि अच्छा कितनी, क्योंकि ये बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, काफ़ी सारे वर्म्स हैं, तो वो सारी उस तरह कवर करना की शायद इतनी रिक्वायरमेंट भी नहीं है। मैं सिर्फ वो जो बहुत कॉमन हैं जिनकी वजह से मसाइल ज़्यादा होते हैं और जो अक्सर आपके बच्चों में जिन किसी के लिए मसला ये ज़्यादा है निकल भी आते हैं, तो उनके बारे में बात करूँगी। फिर अब जो पिछली दफ़ा हमने किया था वो पिनवर्म था, जिसकी प्राइमरी जो है वो एनल इचिंग और उससे रिलेटेड है। तो आई होप वो कुछ समझ आ गई होगी। अगर किसी को किसी वीडियो में कोई बात समझ नहीं आती है तो यू कैन ऑलवेज राइट इन द कमेंट्स, अपने कमेंट्स दे दीजिए, तो इंशाल्लाह ताला I'll आंसर दें। अब आज जिसके वर्म के बारे में हम बात करेंगे ये है हुक वर्म। ये भी बहुत छोटा सा वर्म होता है। टेक्निकलिटीज़ में नहीं जाऊंगी। इसकी सबसे जो इम्पॉर्टेंट बात है इस वर्म के साथ, इसके साथ बहुत ज़्यादा आयरन डेफिशिएंसी, अनीमिया, बहुत ज़्यादा खून की कमी, अगर ज़्यादा इन्फेक्शन, ज़्यादा वर्म्स का लोड हो तो उसके साथ ये होता है। इसके साथ जो और मसाइल हैं उनके बारे में आगे चल के बात करती हूँ। पहले तो ये बताऊँ कि ये वर्म्स आते कैसे। अब ये वर्म्स जो है ये बेसिकली स्किन को पेनिट्रेट करके तो घुसते हैं। जहाँ इनके जो लार्वा होते हैं वो स्किन में, वो उसमें सॉइल में होते हैं जो कि कंटामिनेट हुई होती है ह्यूमन फीकल मैटर से। तो जहाँ ये फुजला वगैरह जो है जो मिट्टी में मिल जाता है, तो वहीं पे अगर मतलब मौसम ठीक है, बहुत ज़्यादा सर्दी नहीं है, बहुत तेज़ धूप नहीं है, ड्राई कंडीशंस नहीं है, तो वो इस स्टेज में पहुंच जाते हैं कि वो जहाँ उस जो सॉइल कंटामिनेट हुई होती है उसके साथ अगर स्किन कांटेक्ट में आती है, आम ख्याल तो यही है ना कि वो सिर्फ पैरों के ज़रिए अंदर जाते हैं। ऐसी बात नहीं है, वो स्किन पे जहाँ कहीं कांटेक्ट में आएगा वहाँ से पेनिट्रेट कर सकते हैं। तो जो कंटेमिनेटेड सॉइल से लावे जो होता है वो स्किन को पेनिट्रेट करते हुए अंदर घुस जाते हैं। अब इसमें से ज़्यादा जो कॉमन वाले हैं वो तो इधर से घुसे और उसका फिर वो एक लाइफ साइकिल होता है। इसमें से सिर्फ एक किस्म ऐसी है जो कि स्किन की सारी लेयर्स को नहीं पेनिट्रेट कर सकती, तो वो फिर आपके उसमें इंटेस्टाइन्स वगैरह में जाके नहीं पहुंचते हैं। वो फिर स्किन के नीचे नीचे ही वो मूव करते रहते हैं और वो उसकी एक स्किन का उसकी मैनिफेस्टेशन आती हैं। वो हमारे यहाँ शायद इतना ज़्यादा कॉमन भी नहीं होता, तो इसलिए उसके बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगी। उसको कुटेनियस लार्वा माइग्रेंट्स कहते हैं। हम जो बेसिकली आज बात करेंगे वो प्रॉपर जो टिपिकल एक हुकवर्म की वजह से प्रॉब्लम हो रही होती है उसके बारे में बात करेंगे। ये तो अब आपको समझ आ गई ना कि एक्वायर कैसे होता है। कंटेमिनेटेड सॉइल का कांटेक्ट स्किन में जिस जगह पे भी होगा वहाँ से कॉमनली ये हाथों से और पैरों से स्किन को पेनिट्रेट करते हैं, लेकिन अगर कहीं और भी सॉइल का कांटेक्ट उस तरह कंटेमिनेटेड सॉइल का जिसमें कि ह्यूमन फीकल मैटर मिक्स हुआ होता है, जो सॉइल उस तरह की सॉइल के साथ वो आता है, कांटेक्ट होता है, तो उससे ये फिर आगे जाता है। अब इससे आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो रहा होगा ना कि ये किन में ज़्यादा होता है। और कई दफ़ा वो होता है ना कि हाँ जी, जो नंगे पैर फिरते हैं, तो खाली सिर्फ नंगे पैर फिरना में भी छोटा मोटा वो एक रिस्क फैक्टर होता है, क्योंकि कई दफ़ा ये जूतों से भी अंदर बीच में जूतों से मिट्टी अंदर चली जाती है और वो फिर उस मिट्टी के ज़रिए ये भी आगे फिर पहुंच जाते हैं बावजूद जूते पहने होने के। शहरों में इसका इंसिडेंस शायद इतना ज़्यादा नहीं है। ये उन इलाकों में ज़्यादा होते हैं जैसे ये रूरल है ना, मतलब आपके जो गांव वगैरह देहात हैं जहाँ पे कि वो इतनी अच्छी सैनिटेशन फैसिलिटीज़ नहीं हैं, वॉशरूम्स टॉयलेट्स वगैरह इतने उस तरह कॉमन नहीं होते, और एक वो रिवाज होता है कि खेतों में जाके लोग अपने आप को फारिग करते हैं। तो उसमें ये इसके चांसेस फिर उन इलाकों में
इस जगह का इंसिडेंस फिर ज़्यादा होता है। इसी तरह वो लोग जो हो के मिट्टी में ज़्यादा काम करते हैं, जैसे कोई ईंटों के भट्टों पे काम करते हैं, या और मतलब आपको उससे अंदाज़ा हो गया होगा ना कि इसकी प्राइमरीली जो एक जिसे आप कहते हैं ना कि एक सेटिंग कैसी होती है कि जहाँ पे बहुत अच्छी टॉयलेट फैसिलिटीज़ नहीं है, हाथ धोने की फैसिलिटी नहीं है, लोग बाहर खेतों में जाके अपने आप को फारिग कर रहे हैं, मिट्टी कंटामिनेट हो जाती है, उन लोगों के फुसले से जो इसके कैरियर होते हैं वो वर्म कैरी कर रहे होते हैं। और ये ज़रूरी भी नहीं है कि हर एक जिसमें ये हुकवर्म इन्फेस्टेशन हुई हो वो सारी उसकी अलामात हैं वो सब ज़ाहिर करेंगे। बहुत से लोगों को पता भी नहीं होता कि उनमें ये वर्म्स हैं। और तो ज़्यादा ये जो कॉमन है ये थोड़ा लोअर सोशो इकोनॉमिक ग्रुप में ये वाला वर्म ज़्यादा कॉमन होता है। फिर रूरल एरियाज़ में ये देहात वगैरह हैं या जहाँ पे मिट्टी में काम ज़्यादा किया जाता है, उन इलाकों में ये जो मसला है ये ज़्यादा होता है। सैनिटेशन का जहाँ ज़्यादा ख्याल नहीं रखा जाता, पानी की क्लीन वाटर की एक्सेस जहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं होती है, लोग हाथ धोने का अपने आप को क्लीन करने का उनको कॉन्सेप्ट ही नहीं होता है। उसमें बड़े भी होते हैं, बच्चे भी होते हैं, क्योंकि ये वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करता है कि उसने सिर्फ बच्चों की ही स्किन को पेनिट्रेट करना है, वो किसी की भी स्किन को पेनिट्रेट करके तो उसमें वो इन्फेक्शन कर देते हैं। ठीक है, तो अब इसका होता क्या है कि एक दफ़ा जब स्किन से पेनिट्रेट करता है, अंदर गया, और अच्छा ये एक दो वर्म्स हैं जो कि अपनी इस साइकिल में लंग्स के थ्रू भी गुज़रते हैं। तो ये वाले भी जो लावा हैं ये पेनिट्रेशन के बाद उधर से लेवर से होते हुए लंग्स में जाते हैं, और इस सारे प्रोसेस में ये डेवलप भी हो रहा होता है, और फिर वहाँ से ये दोबारा वापस इंटेस्टाइन में जाके, और फिर जाके क्या ये इंटेस्टाइन की वॉल के साथ ना अपने आप को यूँ इनकी ऐसे कप से होते हैं, वहाँ जाके इंटेस्टाइन की वॉल के साथ जाके ये चिपक जाते हैं और वहाँ से आपका खून चूसते हैं। तो ये खून चूसने वाले बेसिकली ये वो वर्म्स होते हैं। अब होता क्या है कि जब ये अटैच होते हैं इंटेस्टाइन की वॉल के साथ, तो वो वहाँ से कुछ तो ब्लड सक भी करते हैं, उसके अलावा ज़ाहिर है जब अटैच होते हैं तो वहाँ से ब्लीडिंग भी, हेमरेज वगैरह भी होने लग जाता है। और उसके अलावा इन वर्म्स की इन्फेस्टेशन के साथ एक और बड़ी जो प्रॉब्लम होती है वो प्रोटीन्स की डेफिशिएंसी होने लग जाती है। तो हाइपोप्रोटीनीमिया भी एक कॉमन इन वर्म्स के साथ जो है वो हो सकता है। अच्छा, इसके अलावा इसकी एक फॉर्म है, मैं अब उनके नामों में नहीं जाऊंगी। तो एक तो है ना कि कॉमनली ये स्किन को पेनिट्रेट करके जाता है। अब आपको अंदाज़ा ही नहीं होगा कि इसके साथ और क्या क्या तरीके हैं। ये खाने से भी आप मतलब जो कंटेमिनेटेड सॉइल है, हाथ साफ़ नहीं है, तो उसके ज़रिए भी ये जो वर्म्स हैं ये खाने में ट्रांसमिट होके या किसी और तरह, या हाथ गंदे हाथ मुंह में डाल दिए किसी ने, तो ये वर्म्स जो हैं ये ओरल रूट से भी अंदर चला जाता है। और एक और जो बड़ा अनयूजुअल इसका है कि ये जो मदर्स कई दफ़ा जिनमें कि ये वर्म होता है, ये ब्रेस्ट मिल्क में भी इसके जो लावे होते हैं, ये ब्रेस्ट मिल्क के ज़रिए छोटे जो नौज़ायदा बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, इन्फेंट्स होते हैं, उनमें भी ये ट्रांसमिट हो सकता है। तो इसके काफ़ी सारे आप देखें ना ये तरीके हैं। स्किन पेनिट्रेट करेगा, आप इसको खा सकते हैं, और ये ब्रेस्ट मिल्क के ज़रिए भी बहुत छोटे बच्चों में ये वर्म पहुंच जाता है। और जैसे मैंने आपको बताया कि इस वर्म के साथ मसला क्या है, खून चूसते हैं, खून भी चूसते हैं, और फिर जिस जगह पे जाके अटैच होते हैं वहाँ से ब्लीडिंग भी होती है, और ये प्रोटीन्स की डेफिशिएंसी भी करते हैं। तो इनकी जो अलामात, इन वर्म्स की वजह से जो अलामात हैं वो बेसिकली ज़्यादा जो कॉमन अलामात हैं वो बेसिकली इन 3 वजह से होती है। अब आप को अंदाज़ा तो हो गया होगा ना कि ये जो है जो अलामात इन वर्म्स के साथ आती हैं उसमें वहाँ से अगर आप शुरू करें कि जहाँ से हाँ जी इन्होंने स्किन को पेनिट्रेट किया, स्किन, तो वहाँ पे उसको कहते हैं ग्राउंड इच, वहाँ पे स्किन पे लेयर्स जितने भी वहाँ से पेनिट्रेट करते हैं तो वहाँ पे स्किन पे काफ़ी सारी लेयर्स बन सकती हैं, उसको ग्राउंड इच कहते हैं।
ठीक है। वहाँ से फिर ड्यूरिंग माइग्रेशन जब ये लंग्स में से गुजर रहे होते हैं तो उस दौरान में लंग्स ये बच्चों को खांसी और कई दफ़ा वीजिंग और इस किस्म के अलामात भी आने लग जाती हैं और फिर फाइनली इंटेस्टाइन में जाते हैं। इनका पेट का दर्द है, खून की कमी है और डायरिया हो सकता है, बहुत ज़्यादा वो गैसेस और मतलब जितना ज़्यादा वर्म का लोड होता है उस हिसाब से ये अलामात आना शुरू होती हैं। थोड़े से वर्म्स हैं तो पता भी नहीं चलेगा, ज़्यादा बहुत ज़्यादा अगर वर्म्स इकट्ठे आप बच्चे के जिस्म में दाखिल हो रहे हैं तो उसको स्किन लीजन्स भी हो सकती हैं। जब उसका वो साइकिल चल रहा होता है और जब वो लंग्स के थ्रू गुजर रहे होते हैं तो खांसी, वीजिंग इस किस्म की अलामात आ सकती हैं। और उसके बाद जब पेट में पहुंच जाते हैं तो वहाँ पे पेट का दर्द हो सकता है, डायरिया हो सकता है और फिर वो जो खून चूस चूस के उन्होंने मसला ये जो वर्म्स डाल देते हैं तो उसकी वजह से काले पखाने आ सकते हैं, क्योंकि ब्लीडिंग खून ये वर्म्स चूस भी लेते हैं और कुछ ब्लीडिंग भी हो रही होती है तो पखाने का रंग भी काला हो सकता है। खून की काफ़ी ज़्यादा कमी होती है। अब ये डिपेंड करता है कि अगर तो थोड़े वर्म हैं, बहुत सिग्निफिकेंट एनीमिया नहीं होता तो फिर कोई मसला नहीं है। लेकिन जिस जगह पे या जिन कंडीशंस में बहुत ज़्यादा वर्म्स, अगर वर्म लोड जिसे कहते हैं, तो अगर वर्म लोड बहुत ज़्यादा है तो वो बहुत सीरियस किस्म का एनीमिया कॉज कर सकता है और क्योंकि साथ में ये प्रोटीन्स की डेफिशिएंसी भी करता है तो इन दोनों चीज़ों को मिला के फिर किस किस्म की अलामात आ सकती हैं। अगर तो बहुत ज़्यादा खून की कमी है तो वो बच्चे की जो जहनी नशोनुमाइश है, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट जो होती है, जो उसका आईक्यू होता है, वो बच्चों का कम हो जाता है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज़ को रियलाइज़ करना, इसको रिकग्नाइज़ करना कि अगर आपके बच्चे को खून की कमी है और हमारे जैसे जो हमारे ये तरक्की जो पजीर ममालिक होते हैं जहाँ पे अभी जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं या जो पुअर कंट्रीज़ हैं, वहाँ ये हुकवर्म्स जो हैं ये एक कॉमन कॉज है बच्चों में खून की कमी होने का। और खून की कमी की वजह से फिर क्या होता है कि बच्चे ज़हीन नहीं होते तो जाहिर है उसका असर जो है वो फिर ओवरऑल आपके वो बच्चे की आगे ज़हनी नशोनुमा पे पड़ता है। जहानत नहीं है, अच्छी पढ़ाई नहीं करेगा तो एक बहुत यूज़फुल इंडिविजुअल कम्युनिटी का नहीं बनेगा। तो वो मतलब लोग तो देखें इस हिसाब से कैलकुलेट करते हैं कि बच्चा ज़हीन नहीं है तो उसका मतलब ये है कि मुल्क की इकॉनमी पे भी इसका बुरा असर पड़ेगा। तो हमें भी इसी तरह से सोचना चाहिए कि बच्चे की जो ज़हनी नशोनुमा है उसको ये खून की कमी काफ़ी सीरियसली अफेक्ट कर सकती है। अच्छा, अब खून की कमी का उसके अलावा अगर खुदा न खासा बहुत सीरियस खून की कमी है, बहुत ज़्यादा है, तो उसका दिल के ऊपर भी बहुत जाता है और बहुत सीरियस खून की कमी की होने की वजह से कभी कभी कार्डियक फेलियर के सिम्टम्स भी आ जाते हैं। और जो प्रोटीन्स की साथ में जो हाइपोप्रोटीनीमिया, जैसे मैंने बताया कि ये वर्म्स जो हैं इनमें एक जैसे वो डायरिया भी हो जाता है, प्रोटीन लॉस भी होने लग जाता है। तो जो प्रोटीन्स की कमी हो जाती है उसके साथ भी अगर प्रोटीन्स की कमी बहुत ज़्यादा होने लग जाती है तो वो जिस्म का फूलना और ग्रोथ अफेक्ट हो जाती है, उनका कद नहीं बढ़ता है, तो स्टंटिंग होने लग जाती है बच्चों में। तो अगर आप ये देखें ना कि हम वर्म्स को, चूँकि हमारा शायद बहुत ज़्यादा हम इसकी तरफ ध्यान नहीं देते तो इन अलामात को कई दफ़ा नज़रअंदाज भी कर दिया जाता है। लेकिन कहने को ये एक बहुत छोटा सा वर्म होता है, पर अगर वर्म लोड बहुत ज़्यादा है तो इसकी बहुत हल्के से एनीमिया से लेके बहुत सीवियर एनीमिया, रेस्पिरेटरी सिम्टम्स, कार्डियक फेलियर, स्टंटिंग, डिक्रीज्ड आईक्यू, लो आईक्यू और उसके अलावा जो हाइपोप्रोटीनीमिया और डायरिया और वो सारी अलामात हो जाती हैं। तो इसलिए जहाँ थोड़ा सा भी शक हो इसकी ज़रूर कर लेना चाहिए, इसको ज़रूर इन्वेस्टिगेट कर लेना चाहिए। अच्छा, अब डिफरेंट वर्म्स हैं इसमें, कुछ एक इस तरह के भी वर्म्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा उस तरह चिपकते नहीं हैं, कुछ मसल्स में जाके भी बैठ जाते हैं। तो ख़ास तौर पे ये जो इसमें से जो वर्म्स की किस्म होती है जो कि उसमें जाके मसल्स वगैरह में भी चले जाते हैं, हो सकता है वो गट के मसल्स में ही जाके बैठ जाए, ऊपर मिकोजा के ऊपर साथ ना चिपके, तो उनमें क्या होता है फिर
उनमें पेट में दर्द, बच्चों में पेट का दर्द होगा। और ख़ास तौर पे देखिए जब भी कोई ये जो वर्म्स हैं कि जब मसल्स वगैरह को पेनिट्रेट करते हैं ना, तो उसके साथ क्या होता है कि ब्लड में एक सेल्स, वाइट सेल्स की फॉर्म होती है जिनको इओसिनोफिल्स कहते हैं। तो इन बच्चों में फिर इओसिनोफिल्स का काउंट ब्लड में काफ़ी ज़्यादा चला जाता है, तो अनीमिया है, इओसिनोफिल्स कम हुए हुए हैं, तो ये सारी जो है ये भी फिर हुकवर्म की एक किस्म को इंडिकेट करते हैं। ठीक है, तो आपको मैंने एक दफ़ा मैं इसके अलामात सारी आपको दोबारा बता दूं। जहाँ स्किन पेनिट्रेट कर रहे हैं वहाँ पे स्किन लीजन्स हो जाएंगी, उसको ग्राउंड इच कहते हैं। बहुत ख़ारिश भी बहुत ज़्यादा उसमें होती है। लंग्स के साइंस में कफ होएगा, वीजिंग होएगी, और बुखार वगैरह भी साथ में हो सकता है। पेट में जब चले जाते हैं तो उसके साथ ब्लड लॉस हो सकता है, ब्लैक स्टूल्स हो सकते हैं, पेट का दर्द हो सकता है, डायरिया हो सकता है, और उसके अलावा प्रोटीन लॉस भी उसके साथ। और अगर बहुत ज़्यादा सवेयर आयरन डेफिशिएंसी हो रही है तो उसके साथ बच्चे का रंग बहुत पीला हो जाएगा, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट उसकी जो है वो ख़राब होने लग जाती है, साइंस ऑफ कार्डियक फेलियर आ सकते हैं। और बहुत सवेयर एनीमिया है तो वो ये जो नाखून है ये भी ऐसे इनके अंदर गड़े गड़े से पड़ने लग जाते हैं, उसको कोइलोनिकिया कहते हैं, या स्पून शेप नेल्स उनमें डेवलप हो जाते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि अगर प्रोटीन्स की कमी बहुत ज़्यादा हो जाती है तो फिर ग्रोथ भी अफेक्ट हो जाती है, और उनके जिस्म भी जो है वो फूलने लग जाता है, एडीमा हो जाता है। ठीक है, तो ये सारी अलामात जो है इनके मतलब कार्डियक फेलियर भी हो सकता है, बच्चे की स्कूल परफॉर्मेंस बड़ी ख़राब होने लग जाती है और ग्रोथ उसकी काफ़ी अफेक्ट होती है। अब आपने इसको डायग्नोज कैसे करते हैं? एक तो ये कि जी हिस्ट्री हो गई, क्लिनिकल एग्जामिनेशन होता है, फिर आप उसका एक ब्लड कम, क्योंकि आप अक्सर इनके साथ खून की कमी बहुत ज़्यादा हो रही होती है तो इसलिए आपने उसका ब्लड कंप्लीट पिक्चर करवानी होती है, ये देखने के लिए कि खून की कमी कितनी ज़्यादा है। पखाने का टेस्ट होता है, और चूँकि ये वर्म्स लंग्स के थ्रू भी उस तरह से माइग्रेट कर रहे होते हैं तो एक्सरे चेस्ट, इनमें रेस्पिरेटरी सिम्टम्स भी आ रहे होते हैं तो आपने एक एक्सरे चेस्ट भी कराना है। अब आप इनको इन प्रॉब्लम से बचा कैसे सकते हैं? देखिए मैनेजमेंट होती है ना उसका, तो एक तो ये है कि आप प्रिवेंशन करें और फिर आप ट्रीटमेंट करें। तो प्रिवेंशन क्या है कि आप सैनिटेशन की फैसिलिटी बेहतर करें, वाटर सप्लाई वगैरह अच्छी होनी चाहिए, एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन के बारे में बताना चाहिए। फिर जिन कंट्रीज़ में ये ज़्यादा होता है तो वो वहाँ रेगुलरली डिवर्म करना, पूरी मतलब सबको एक मैस सॉर्ट ऑफ स्कूलों में या फैमिलीज़ में वो प्रॉपर डिवर्म करने के लिए उस तरह कैंपेन्स भी कर लेते हैं। और जो जैसे कहा कि बेयरफुट मूवमेंट जो है उसको भी डिस्करेज करना चाहिए। अब इसको ट्रीट आपने कैसे करना है, तो जाहिर है आपने खुद से तो नहीं करना है, बेहतर तो यही होता है कि एक दफ़ा बच्चे को डॉक्टर से एवेलुएट ज़रूर करवा लीजिए। प्राइमरीली जो इसका मेन स्टे है वो यही कि आयरन डेफिशिएंसी अगर है तो डिपेंड करता है कि अब कितनी खून की कमी है, आया उसका सिर्फ खून की जो कमी दूर करने की दवाइयाँ हैं उनसे मसला हल हो जाएगा, या खुदा न खास्ता इतना ज़्यादा कम हो गया है कि उसमें कार्डियक फेलियर के साइंस आ रहे हैं, शायद उसको ब्लड लगाना पड़े, कार्डियक फेलियर की ट्रीटमेंट करनी पड़े। और जिस दौरान में बच्चे को ये रेस्पिरेटरी साइंस आ रहे होते हैं, वो वीजिंग हो रही है या खांसी हो रही है, तो फिर उसमें आप जो कन्वेंशनल ट्रीटमेंट होती है आपने उसको नेबुलाइज करना है या कोई कफ सिरप, जो डिपेंड करता है जितने उसके वो सिम्टम्स हैं उसके हिसाब से आपने उसको फिर वो करना होता है। फिर जिनमें प्रोटीन्स की डेफिशिएंसी आ रही होती है तो आपने साथ में उनको न्यूट्रिशनल रिहेबिलिटेशन, आपने उनकी डाइट को बेहतर करना होता है। ब्लड लगाना है कि नहीं, इसमें बेहतर यही होता है कि याद रखिए कि ब्लड लगाने को बहुत लाइटली नहीं लेना चाहिए, इसके अपने मसले मसाइल काफ़ी सारे होते हैं। और इतना याद रखिए कि बहुत कुछ लोगों में बहुत टेंडेंसी होती है कि जी थोड़ा सा भी HB कम है तो ब्लड लगा दें। अब तो वो कहते हैं कि इवन अगर 3 या 4 ग्राम भी हीमोग्लोबिन है लेकिन बच्चे में कोई सिम्टम्स ज़्यादा नहीं हो रहे हैं तो आपकी पहली कोशिश ये होनी चाहिए कि आप दवा से और डाइट से और इन चीज़ों से आप बच्चे के हीमोग्लोबिन को इम्प्रूव करने की कोशिश करें, क्योंकि खून लगाने के अपने मसाइल काफ़ी ज़्यादा होते हैं तो उसको लाइटली नहीं लेना चाहिए। हमेशा अपने डॉक्टर के मशवरे से इस किस्म का डिसीजन लीजिए, अपने पीडियाट्रिशियन को
किसी भी जनरल प्रैक्टिशनर से बहुत बेहतर होता है कि फिर आप अपने पीडियाट्रिशियन को बच्चे को दिखाइए और उसके हिसाब से इसकी ट्रीटमेंट करें। और वो रेगुलर डिवर्मिंग प्रोग्राम जो है साल में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा ये इसको करते रहना चाहिए। तो आई होप मैंने आपको काफ़ी तफसील से ये हुकवर्म के बारे में बता दिए। तो अगर कोई इसके बारे में फिर भी कोई क्वेरीज हो तो यू आर वेलकम टू आस्क। अल्लाह हाफ़िज़।